हेलो बच्चों, मैं मारुति पाठक, रेजोनेंस में फिज़िक्स टीचर। तो देखो, आज 28 जुलाई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत डेटा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पेपर रफली इसी टाइप का रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 60 डेज है, और हमको पूछा है कि कितने टाइम में इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस के 7/8 इतने न्यूक्लियस डीके या डिसइंटीग्रेट कितने टाइम में हो जाएंगे, वो पूछा है ना। तो तुम खुद बताओ कि जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे उसमें से 7/8 इतने पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे कितने? 1 - 7/8 मतलब 1/8 इतने पार्ट न्यूक्लियस बचेंगे। तो बस हम कह सकते हैं कि इनिशियली जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे उसके कंपैरिजन में अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1/8 टाइम्स हो गए हैं, जिसको सिंपल शब्दों में आधे की पावर 3 लिख सकते हैं। बस नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे की पावर 3 टाइम्स हो गए, मतलब 3 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो देखो, एक हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लग रहा है? 60 डेज। तो 3 हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लगेगा? 60 × 3 मतलब 180 डेज। तो बस इतना जो डीके होगा वो कितने टाइम में होगा? 180 डेज, मतलब ये फोर्थ आंसर सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, जैसे हम क्लास नोट्स में कवर कराते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन था। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि अर्थ है जिसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मानना है। चलो इसका मास m और रेडियस r मान लेते हैं। अब हमको दे रखा है कि अर्थ का मास तो उतना ही रहता है, लेकिन हो सकता है कि अर्थ का टेम्परेचर घट गया हो। तो टेम्परेचर घटने के कारण अर्थ की जो रेडियस है वो 2% घट गई है ना। तो ये टेम्परेचर घटने के कारण या किसी भी टाइप से अर्थ की जो रेडियस है वो 2% डिक्रीज हो गई है। तो ऐसा करने पर अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड, या इसको छोटे बच्चों की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं ना। तो अर्थ की रेडियस अगर 2% डिक्रीज हो जाए तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना परसेंट चेंज होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि अर्थ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मान सकते हैं। तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? Gm/r²। इसमें g भी कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। तो इस बार जो अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी फील्ड है वो 1/r² पे डिपेंड करेगा, मतलब r की पावर -2 पे डिपेंड करेगा। तो बस अर्थ की रेडियस 2% घट गई, मतलब रेडियस में परसेंटेज चेंज बहुत ही स्मॉल है। और एक क्लास में हम चमका कर बताते हैं कि कभी भी एक क्वांटिटी में स्मॉल चेंज के कारण दूसरे में स्मॉल चेंज निकालना हो तो सेट तरीका होता है, लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये पता होगा कि लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट कचरा हट जाता है और पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? dg/g इक्वल टू -2 × dr/r आ जाएगा। तो बताओ dr/r क्या होगा? अर्थ की रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज, और दोनों और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको अर्थ की रेडियस में परसेंटेज चेंज बोल सकते हैं। तो अर्थ की जो रेडियस है वो 2% घट गई है, इस अर्थ की रेडियस में परसेंटेज चेंज -2%। तो बताओ माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, और 2 × 2 4%। तो बताओ अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड में परसेंटेज चेंज +4%। +4% मतलब अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी फील्ड है वो 4% बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ये भी हम बताते हैं कि लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करने का जो मेथड है वो तभी लगता है जब परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल हो, मतलब रफली 10% से कम हो, तभी लगता है। बाकी यही परसेंटेज चेंज 2% की जगह अगर 20% होता तो फिर लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन का जुगाड़ काम नहीं करता, तब हमको डिटेल कैलकुलेशन से करना होता। लेकिन इस बार तो आंसर 4% ही होगा, मतलब ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में करवाते हैं, और हमारे रेजोनेंस की शीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमको पूछा है कि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक कर्व दे रखे हैं,
तो उसमें सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा होगा वो देखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी हम सेमीकंडक्टर के चैप्टर में क्लियरली बताते हैं। ठीक है, तो ये क्लास में हम क्लियरली बताते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो किसका है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का। एलईडी में डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, इसलिए एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड बायस जैसा होता है। फिर ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो फोटो डिटेक्टर का है। फोटो डिटेक्टर में डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिवर्स बायस का, तो फोटो डिटेक्टर का है। और ये जो फोर्थ है वो एलईडी का है, हमको पता है कि जो फोर्थ ग्राफ है वो सोलर सेल का है। हमको पता है कि सोलर सेल में तो कोई बैटरी लगाते ही नहीं है, इसमें तो ये जो डायोड है वो खुद ही एक बैटरी के टाइप से काम करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा, मतलब सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये होगा। और जो सेकेंड है वो जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो वैसे तो है ना, जिसने पढ़ा होगा उसको तो डायरेक्ट याद होगा कि सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस टाइप का होता है, फोर्थ आंसर होगा। लेकिन हम चाहें तो इसको थोड़ा जस्टिफाई भी कर सकते हैं, मतलब सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये कैसे होगा उसको देख भी सकते हो, है ना। तो ये तुमको पता होगा कि सोलर सेल में स्पेशल कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बने पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जिस पर लाइट गिराते हैं। तो लाइट गिराएंगे तो उसके कारण ये डायोड खुद ही एक बैटरी के टाइप से काम करता है ना। तो चलो पहले मान लेते हैं कि सोलर सेल के साथ हमने कोई भी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। तो हमको पता है कि सोलर सेल के साथ कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाएं, मतलब इससे करंट नहीं खींची जा रही हो, तब तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो इसमें पॉइंट ये होगा, है ना, कि सोलर सेल से जब कोई करंट नहीं ली जा रही हो तब तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा, तो ये पॉइंट इधर होगा। अब चलो, अब मान लेते हैं कि सोलर सेल से हम बल्ब जला रहे हैं, तो लोड का काम बल्ब करेगा ना। तो अब मान लेते हैं कि सोलर सेल से हम बल्ब जला रहे हैं, मतलब इस बार जो सोलर सेल है वो लोड को करंट सप्लाई कर रहा है। तो हमको पता है कि सोलर सेल एक सेल या बैटरी के टाइप से काम करेगा, और उससे अगर करंट ली जा रही हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब ई नहीं होगा बल्कि ई माइनस आई आर होगा। तो बस बताओ, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना, कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। और ध्यान रखना कि अगर सोलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता तब तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ लीनियरली घटता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो सोलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। इससे करंट बढ़ाने पर सोलर सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घटेगा, लेकिन लीनियरली नहीं, नॉन लीनियरली घटेगा। और ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा दें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा घट जाएगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, है ना। हमको पता है कि किसी भी सोलर सेल में या किसी भी सेल में इतनी ज़्यादा करंट बहा दें कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टेंड्स टू ज़ीरो होने लग जाए, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो सोलर सेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब I वर्सेस V का ग्राफ ऐसा आएगा, जिसमें इस पॉइंट में तो कोई करंट नहीं ली जा रही है तो इसको ओपन सर्किट, और इस पॉइंट पर करंट इतनी ज़्यादा ली जा रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस टेंड्स टू ज़ीरो हो गया, तो इसको शॉर्ट सर्किट। तो आंसर तो बच्चों ने देखते ही टिक कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी को इसका कंसेप्ट नहीं आता है तो हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें हमको पूछा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है वो कितना होना चाहिए वो देखना है। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन में बताते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 1 से कम होना चाहिए, उसको देख भी सकते हो। तो हमको पता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, AM अपन AC का रेशो, जहाँ AM तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और AC कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये भी हम क्लास में बताते हैं कि डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब AM कम रखते हैं और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड AC ज़्यादा रखते हैं। तो बस AM मतलब न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक आंसर तो यही रहेगा कि डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही AM कम और AC ज़्यादा, मतलब डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होना चाहिए। लेकिन
ये तो घिसी पिटी चीज़ अपनी बुक्स में लिखी होती है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल अनपढ़ों की लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। कैसे मान लेते हैं कि तुम अपने किसी दोस्त को चॉकलेट किसी डब्बे में बंद करके तुम उसको गिफ्ट देना चाहते हो, तो चॉकलेट का जो बॉक्स है वो कैरियर वेव के टाइप से मान सकते हो, और उसके अंदर जो चॉकलेट रख रहे हैं वो मैसेज सिग्नल के टाइप से मान सकते हो। तो बस बताओ, अगर है ना, अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, मतलब चॉकलेट बॉक्स का साइज़ ज़्यादा हो और चॉकलेट का साइज़ कम हो, तब तो ये चॉकलेट बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाएगी, मतलब दोस्त तक चॉकलेट सलामत पहुंचेगी, मतलब बिना टूटे पहुंचेगी। लेकिन उल्टा हो कि बताओ चॉकलेट का साइज़ बड़ा हो और बॉक्स का साइज़ छोटा हो, तो फिर ये चॉकलेट तुम्हारे दोस्त तक सलामत नहीं पहुंचेगी, बल्कि चॉकलेट टूटी पहुंचेगी, मतलब चॉकलेट का टूटा हुआ वर्जन, मतलब डिस्टॉर्टेड चॉकलेट पहुंचेगी। तो वैसे यहाँ भी वही होता है कि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाए, तो उस केस में अपना जो मेन मैसेज सिग्नल है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो देखो, ये तो अनपढ़ों के शब्दों में बताया, बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे कि अगर उल्टा हो जाए कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम हो, तो उस केस में अगर जब तुम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करोगे तो इस टाइप का कोई ग्राफ आएगा, है ना। तो उसमें ये एक पहाड़ की जगह दो पहाड़ बनेंगे, एक तो छोटा पहाड़ बनेगा और एक बड़ा पहाड़, इस टाइप से बनेगा। और जब इसको तुम डीमॉड्यूलेट करोगे तो अपना मेन मैसेज सिग्नल बाहर नहीं निकलेगा। तब जब इसको तुम, है ना, इस केस में अगर इसको तुम डीमॉड्यूलेट करोगे तो डीमॉड्यूलेशन के बाद अपना जो एनवेलप निकल करके आएगा वो ऐसा निकलेगा, इस टाइप का एनवेलप निकलेगा, जिसमें एक छोटा पहाड़ होगा, एक बड़ा पहाड़, इस टाइप का होगा। बस ये तो पूरा डिटेल में बता दिया। और ज़रा डिटेल में पढ़ना है तो रेजोनेंस में आइए, आपका स्वागत है। चीज़ों को वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाता है। बाकी ये तो पूरा डिटेल में करा रहा है, लेकिन कूटनीतिक आंसर यही है कि डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा, मतलब डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम रखा जाता है। डेट्स ऑल। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई मेटल का पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ शुरू में L है और उसका रेजिस्टेंस शुरू में R है। अब इस वायर को ऐसे खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ हम डबल कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस अब कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। ये तो बुक्स का और अपने क्लास नोट्स का कॉमन क्वेश्चन है ना, लेकिन एक बार कर लेते हैं। तो ये तो हमने क्लियरली बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही मानते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग कम से कम वायर का वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा। तो हमको पता है कि पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब हमको पता है कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ऐसा ही मानते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और एक L को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो A प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब खींचने या दबाने के ड्यूरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बता, खींच करके लेंथ डबल कर देंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस देखना है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ρL/A। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। बताओ, क्या खींचने पर कॉपर का वायर गोल्ड में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा? तो खींचने की ड्यूरिंग मटेरियल वही रहेगा, मतलब रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो बस रेजिस्टेंस जो है वो L/A इस पर डिपेंड करेगा। तो बताओ, खींचने पर लेंथ डबल कर दी है और ऐसा करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 स्क्वायर टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। बस हमको पूछा है कि इनिशियल रेजिस्टेंस अपन फाइनल रेजिस्टेंस का रेशो, तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो R और फाइनल रेजिस्टेंस 4R, तो रेशो 1/4। तो ये रेशो 1:4 होगा, मतलब थर्ड आंसर सही होगा। अब देखो, इसको हमने कर तो लिया है ना, तो इस क्वेश्चन को हमने कर तो लिया, लेकिन ये भी हम क्लास में क्लियरली बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट हम वॉल्यूम कंजर्व मानते हैं ना, तो भी क्लास में बताते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व तभी रहता है जब इसका पॉइजन रेशो 0.5 हो, तभी वॉल्यूम कंजर्व रहता है।
लेकिन अगर पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं हो, क्वेश्चन में अगर पॉइजन रेशियो कुछ और दे रखा हो, तो फिर खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहेगा। फिर पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन उससे करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी होशियारी नहीं दिखाएंगे। कुछ भी नहीं कहा गया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि इस मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.5 है, तो फिर खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम बिंदास कंजर्व रहेगा, तो इस सॉल्यूशन वैलिड है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि बी मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, तो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इस पूरी चीज़ की डायमेंशन कितनी होगी वो देखना है ना। तो कई मूर्ख लोग तो क्या करते हैं कि बी की डायमेंशन निकालते हैं, म्यू नॉट की डायमेंशन निकालते हैं और फिर सॉल्व करके बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट उसकी डायमेंशन निकालते हैं। तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो इसको हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन की शीट में, हमारे रेजोनेंस की शीट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसे मिक्स चीज़ों की डायमेंशन पूछे तो हम सर्च करेंगे कि फिजिक्स में बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनको इकट्ठा कहाँ देखा है। तो तब बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनको इकट्ठा साथ साथ कहाँ देखा है हमने, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में, है ना। और ये तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड बी हो तो उस प्लेस पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इसमें 2 तो जस्ट एक नंबर है, डायमेंशनली इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट के बराबर होगी, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट डायमेंशनली मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा। तो बता एनर्जी डेंसिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस एनर्जी की डायमेंशन तो हमको पता है कि एनर्जी वर्क के इक्वलेंट होती है, और वर्क बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, तो एनर्जी की भी डायमेंशन यही होगी, अपन वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब। जब डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो ये हमारे रेजोनेंस की शीट में दे रखी है इस टाइप की चीज़ें। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी सिंपल है, जो अपनी शीट और क्लास नोट्स में कवर किया हुआ है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानते हैं कि ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में रखा है, मतलब रिलैक्स आइज़ के लिए इसकी सेटिंग की गई है। मतलब जो फाइनल इमेज है वो क्लियर विज़न की मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इन्फाइनाइट पर बन रही है, और अभी इसका मैग्निफिकेशन पावर 2 और टेलीस्कोप ट्यूब की लेंथ 30 है। तो हमको पूछा है कि आई पीस की फोकल डिस्टेंस कितनी होगी, वो हमको देखना है। ठीक है, तो वही हमको पता है। ठीक, क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, FO बाय FE, और मैग्निफिकेशन पावर कितनी दे रखी है 2, और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में टेलीस्कोप ट्यूब की लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की भी डिस्टेंस तो FO प्लस FE होती है, वो हमको दे रखी है 30। तो बस FO और FE दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर सकते हो। तो बस इनको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास FO तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर और FE आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो FE मतलब आई पीस की फोकल डिस्टेंस अपने पास 30 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अब इसके डेटाज हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बच्चों को थोड़े ढंग से याद नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। बाकी ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में हो तब तो इसका आंसर 30 सेंटीमीटर यही रहेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी माउंटेन की ओर मूव कर रही है। ट्रेन हॉर्न बजा रही है, मतलब साउंड निकाल रही है, जिसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफ नोट बोल देते हैं, और इस मीडियम में साउंड की स्पीड हमको 330 मीटर पर सेकेंड ये दे रखी है ना। अब देखो ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर है तो उसको ट्रेन की डायरेक्ट साउंड भी सुनाई देगी और माउंटेन से रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई देगी। दोनों साउंड मिक्स होंगे तो बीट भी प्रोड्यूस होगी,
तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देखना है, और उसके बाद इसको रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी वो भी हमको देखना है। तो चलो हमको पता है कि ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर है तो उसको ट्रेन की डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों सुनाई देगी ना। तो वही पहले ट्रेन की जो डायरेक्ट साउंड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ट्रेन की जो डायरेक्ट साउंड है उसमें तो सोर्स में तो ट्रेन की भी वेलोसिटी 10 है और ऑब्जर्वर में तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर की भी वेलोसिटी 10 ही है। तो जो डायरेक्ट साउंड है उसमें तो सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम है, इसलिए इस बार तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 है, तो इसको जो डायरेक्ट साउंड सुनाई देगी उसकी तो फ्रीक्वेंसी F0 ही होगी, मतलब 660 हर्ट्ज ही होगी। लेकिन साथ में इसको माउंटेन से रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई देगी, और हमको पता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी F0 से। बताओ जब साउंड आगे की ओर जाएगी तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और रिफ्लेक्ट होकर के पीछे की ओर जाएगी तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी तो F0 है, लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये चीज़ हम क्लास नोट्स के टाइम पे क्लियरली बताते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो और अगर इस गाड़ी की वेलोसिटी साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो तो उस केस में डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी डिफरेंस, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, F0 इंटू 2u/v। इसको हम जादुई फॉर्मूले की फॉर्म में याद करवाते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कई क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है। तो बस कह सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्मॉल है, मतलब साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी डिफरेंस या बीट फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली F0 इंटू 2u/v। तो बस F0 तो कितना है 660, 2u, u इस गाड़ी की वेलोसिटी 10 अपन v साउंड की वेलोसिटी 330। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 40 हर्ट्ज। तो बस बीट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज होगी, मतलब डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस 40 हर्ट्ज होगा। तो डायरेक्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 660 है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 660 प्लस 40 मतलब अप्रोक्सीमेटली 700 हर्ट्ज। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर करेक्ट है, इससे 2 ऑप्शन को टिक करेंगे। तो देखो जिसको ये जादुई फॉर्मूला आता है वो तो क्वेश्चन को बिल्कुल तुरंत कर लेगा, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ही कर लेगा। लेकिन अगर किसी को ये जादुई फॉर्मूला नहीं पता है, लिख देता हूँ ना, तो ध्यान रखना कि अगर किसी को ये जादुई फॉर्मूला नहीं पता हो उसको फिर इसको डिटेल में करना पड़ेगा। तो चलो एक बार तुम चाहो तो फटाफट हम डिटेल तरीके से भी कर लेते हैं, है ना। तो वही ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है उसको एक तो ट्रेन की डायरेक्ट साउंड सुनाई देगी, डायरेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी तो F0 होगी, मतलब 660 होगी, लेकिन साथ में माउंटेन से रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई देगी। रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है ना। तो ये पता होगा, है ना, क्लास में तुमने किए होंगे कि रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका होता है कि पहले साउंड गाड़ी से माउंटेन की ओर जा रही है तो इसमें गाड़ी सोर्स का काम करेगी और माउंटेन ऑब्जर्वर का काम करेगा, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के साउंड माउंटेन से पैसेंजर तक पहुंच रही है तब माउंटेन सोर्स और पैसेंजर ऑब्जर्वर का काम करेगा। 2 बार फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो बस कर सकते हैं। तो तब पहले साउंड इस ट्रेन से माउंटेन की ओर जा रही है तब तो ट्रेन सोर्स का और माउंटेन ऑब्जर्वर का काम करेगा। तो ट्रेन ओरिजिनली F0 फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले तो माउंटेन को साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी अपेयर होगी, वही F0 इंटू V माइनस VO अपन V माइनस VS। सोर्स इधर है ऑब्जर्वर इधर, तो भी सोर्स टू ऑब्जर्वर इसको पॉजिटिव लेंगे तो VO, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 और VS मतलब सोर्स की वेलोसिटी कितनी है U, ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माउंटेन पर टकराने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी F0 इंटू V ओपन V माइनस U। तो माउंटेन पर टकराने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अब यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब जो साउंड है वो माउंटेन से इस पैसेंजर तक पहुँचेगी, तो माउंटेन सोर्स का काम करेगा और पैसेंजर ऑब्जर्वर का काम करेगा। तो माउंटेन पर
साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ पैसेंजर को अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी, इसको एफ डबल डैश बोल देता हूँ। तो बताओ यहाँ साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ डैश इतनी है, तो इस पैसेंजर को फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी, एफ डैश इंटू फर्दर वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस। तो पैसेंजर को फ्रीक्वेंसी नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है यार, है ना। तो माउंटेन पर एफ डैश है, तो इस पैसेंजर को अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी, एफ डैश इंटू फर्दर वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस, है ना। अब बताओ सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, तो अब सोर्स टू ऑब्जर्वर इसको पॉजिटिव लेंगे, तो वी ओ। तो बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यू है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस यू, और वी एस सोर्स या पहाड़ की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है ना। और इसमें एफ डैश की वैल्यू भी रख सकते हो, क्या रखेंगे, एफ नॉट इंटू वी ओपन वी माइनस यू। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो वी से वी कैंसिल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इस पैसेंजर को रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी, ये एफ नॉट इंटू वी प्लस यू ओपन वी माइनस यू। आगे हमको पता है कि इस बार साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में गाड़ी की स्पीड बहुत कम है। कभी भी एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत स्मॉल हो, तो ऐसे केस में हम अप्रोक्सीमेशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। यही बताया था कि कभी भी a प्लस बी की फॉर्म में हो तो बाइनोमियल के लिए बड़ी चीज़ को ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो v को ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो इधर 1 प्लस यू बाई वी, नीचे भी v को ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यू बाई वी, v से v कैंसल। इसको ऊपर ले जाएंगे ना, अब पूरा लिखने की जगह नहीं, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बताओ 1 माइनस यू बाई वी को ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस यू बाई वी की पावर -1, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये भी 1 प्लस यू बाई वी हो जाएगा। 1 प्लस यू बाई वी इंटू 1 प्लस यू बाई वी कितना हो जाएगा, 1 प्लस यू बाई वी का स्क्वायर, और वापस बाइनोमियल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 2 यू बाई वी हो जाएगा। तो बस मैं लिखने की जगह नहीं, इससे यही लिख रहा हूँ कि बताओ इस पैसेंजर को रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी, एफ नॉट, और इस पूरी चीज़ को अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 प्लस 2 यू बाई वी, ये हो गया। तो बस अब तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पैसेंजर को जो गाड़ी की डायरेक्ट साउंड सुनाई देगी उसकी तो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इंटू 1 प्लस 2 यू बाई वी, तो तब बीट फ्रीक्वेंसी दोनों के गैप के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट इंटू 2 यू बाई वी, वो जादुई फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमको तो रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो वो इतनी होगी, कितनी होगी, एफ नॉट इंटू 1 प्लस 2 यू, तो यू तो गाड़ी की स्पीड कितनी है 10, अपन वी साउंड की स्पीड 330। इसको सॉल्व करेंगे तब भी अपना आंसर वही आएगा 700। तो देखो ऐसे डिटेल में कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने वो जादुई फॉर्मूला बच्चों को याद कराते हैं कि कभी भी इस टाइप का केस हो और गाड़ी की स्पीड साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो, तो उस केस में ऑब्जर्वर को बीट फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होती है, अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट इंटू 2 यू बाई वी, इस जादुई फॉर्मूले से फटाफट इजीली हो जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि 19.6 मीटर इतनी हाइट से किसी एप्पल को छोड़ा जा रहा है, मतलब ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एप्पल तो बिल्कुल ऐसे जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगा, और उससे कुछ डिस्टेंस पर कोई आदमी है जो कि 2.5 के बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे आगे की ओर मूव कर रहा है। और हमको दे रखा है कि जितने टाइम में एप्पल यहाँ से यहाँ तक गिरता है उतने टाइम में आदमी भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है और एप्पल को कैच कर लेता है ना। आदमी की हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो बस हमको देखना है कि ये आदमी है ना इस लेवल से कितना दूर होना चाहिए वो देखना है। बस इसमें एक ही कंसेप्ट है यार कि जितने टाइम में एप्पल यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है उतने टाइम में आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो टाइम सेम होना चाहिए। चलो सबसे पहले देखते हैं कि एप्पल को यहाँ से नीचे तक गिरने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए श्रद्धा हो तो एप्पल की यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए
है ना, एप्पल की यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं हमको डायरेक्ट पता है कि किसी भी चीज़ को h हेड से ड्रॉप करें तो इसको ज़मीन तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है, √2h/g, तो कितना आएगा √2h है 19.6 और g की वैल्यू इसमें 9.8 यूज़ करनी है, तो सॉल्व करेंगे टाइम 2 सेकेंड। तो बस एप्पल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, तो आदमी को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम 2 सेकेंड ही लगना चाहिए। तो बस आदमी की कांस्टेंट वेलोसिटी 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, तो आदमी का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 2.5 इंटू टाइम 2, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, मतलब आदमी एप्पल को जस्ट कैच कर ले उसके लिए आदमी 5 मीटर दूर होना चाहिए। ये थर्ड आंसर है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हम क्लास नोट्स में भी करवाते हैं और ये तो एनसीईआरटी की बुक में भी ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई गैल्वेनोमीटर है, इसकी करंट सेंसिटिविटी के लिए 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे वो देखना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो है ना, सबसे पहली चीज़ तो हम क्लास में क्लियरली बताते हैं कि कभी भी गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आ जाए तो बस दिमाग में एक ही चीज़ चमकनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के फ्रेम के इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली टॉर्क बैलेंस होने चाहिए। तो बस गैल्वेनोमीटर के फ्रेम पर मैग्नेटिक टॉर्क एन बी इंटू आई इक्वल टू अपोजिंग स्प्रिंग टॉर्क सी थीटा दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए, डेट्स ऑल। गैल्वेनोमीटर में यही एकमात्र कंसेप्ट होता है। तो बस फ्रेम की इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नेटिक टॉर्क एन बी इंटू आई शुड बी इक्वल टू अपोजिंग स्प्रिंग टॉर्क सी थीटा, तो इससे हम आई और थीटा का रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, अब हमको गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी देखनी है, तो ये भी हम क्लास में बताते हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। तो करंट सेंसिटिविटी में हम ये मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में इनपुट तो क्या दे रहे हैं, करंट, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा में कन्वर्ट होगा। तो पूरे सिस्टम को दे क्या रहे हैं, करंट, तो इनपुट का काम तो करंट करेगी और वो फाइनली डिफ्लेक्शन थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो आउटपुट का काम थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी भी बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट का काम थीटा ऊपर इनपुट आई। तो बिल्कुल किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा और आई का जो रेशियो होता है उसको गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी मतलब हमको थीटा ओपन आई का रेशियो देखना है, तो उसके लिए टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आई को इधर और सी को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो थीटा ओपन आई का रेशियो एन बी ए बाई सी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है, एन बी ए बाई सी होती है। तो बस अलग अलग चीज़ें चेंज करें, कब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी उसको हम इजीली देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में क्या कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ वाइंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ वाइंडिंग बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जबकि डिक्रीज दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, फ्रेम पर लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो हम देख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ। हम देख सकते हैं कि फ्रेम पर लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाएंगे तब भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और सेंसिटिविटी बढ़ेगी ऐसा ही दे रखा है, तो बी सही है। सी पार्ट में लूप से या फ्रेम से एनक्लोज एरिया बढ़ा रहे हैं, तो एरिया बढ़ाएंगे तब भी न्यूमरेटर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन में दे रखा है कि फ्रेम के साथ हम जो टॉर्जनल स्प्रिंग लगाते हैं उसका टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब सी बढ़ा रहे हैं, सी बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी चीज़ घटेगी, मतलब करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी जबकि इंक्रीज होगी ऐसा दिखा है, तो ये भी गलत है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन है ना, बी और सी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सेकंड आंसर करेक्ट होगा। वैसे एक और चीज़ भी हम बताते हैं कि बताओ अगर इसमें फ्रेम का मटेरियल चेंज कर दिया, मतलब सारे पैरामीटर सेम रखे लेकिन पैसा बचाने के लिए कॉपर की जगह अगर एल्यूमिनियम की फ्रेम यूज़ की, फिर भी करंट सेंसिटिविटी उतनी होगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी के अंदर उस कॉइल का मटेरियल का कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में बताते हैं।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में तो नीट के एग्ज़ाम में नीट 2018 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसको देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि 45 डिग्री एंगल का कोई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उस पर हमने कोई यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रख दी है, ठीक है ना। इसकी लेंथ चलो L मान लेते हैं, और इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है ना। और रॉड इस टाइप की रखी है, तो सामने से देखने पे ऐसा ही डायग्राम दिखेगा ना। तो हमको दे रखा है कि इस रॉड में करंट I बह रही है, और चलो मान लेते हैं आसानी के लिए कि करंट अंदर की ओर क्रॉस डायरेक्शन में I जितनी करंट फ्लो हो रही है। अब बताओ, वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण फिसल करके नीचे चली जाएगी ना, लेकिन हमको रॉड को इक्विलिब्रियम में रोके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करें कि वर्टिकल ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो बस हमको पूछा है कि रॉड में बहने वाली करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये रॉड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रुकी रहे, वो देखना है। तो हमको पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली इस रॉड पर फोर्सेस बैलेंस करेंगे। चलो वही देखते हैं कि इस रॉड पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, वो देखते हैं। तो रॉड पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, जहाँ इसका मास क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L इंटू जी, है ना। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, और दूसरा इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ILB भी लगेगा, और उसकी डायरेक्शन के लिए वही अपना थप्पड़ रूल लगा सकते हैं, जिसको राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं। तो बस बताओ, करंट अंदर की ओर बह रही है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगुलियां। तो इस करंट कैरिंग रॉड पर फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब हॉरिजॉन्टली इधर की ओर लगेगा, और उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, सिंपली ILB इतना लगेगा। तो बस इस रॉड पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और मैग्नेटिक फोर्स ILB लगेगा। तो बस सिंपली इसके कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि केवल इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वही मूव कराने का काम करेंगे। तो इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। mg का भी एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फोर्स के भी ऐसे ही कंपोनेंट करते हैं। mg के कंपोनेंट डायरेक्ट पता है कि mg का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा और इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा। तो इंक्लाइन के अलोंग कितना होगा, m की जगह लैम्डा L, g sin थीटा की जगह 45, और ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स के भी कंपोनेंट कर लेते हैं। बताओ, ये एंगल 45 है तो ये भी सिमिलर एंगल 45, मैग्नेटिक फोर्स ILB इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट ILB cos थीटा मतलब cos 45, और ILB sin 45 उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बस हमको पता है कि ये दोनों फोर्स तो दबाने के काम में आएंगे, या पढ़े लिखों के शब्दों में बोले तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएंगे। बस ये दोनों फोर्स स्लाइड कराने का काम करेंगे। तो बस रॉड को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसके लिए सिंपली इंक्लाइन के लोग ऊपर और नीचे वाले फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो बताओ, इंक्लाइन के लोग ऊपर की ओर तो कितना है, ILB cos 45, और इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर कितना है, mg मतलब लैम्डा LG sin 45। बस इसको सॉल्व कर सकते हो। sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L से L भी कैंसिल। तो I अपने पास कितना आ गया, लैम्डा G/B। तो बस उसके लिए इस रॉड में हमको कितनी करंट फ्लो करानी पड़ेगी, लैम्डा G/B इतनी करंट फ्लो करानी होगी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखे हैं, है ना। दो अलग अलग केसेस हैं। तो पहले केस में डायपोल मोमेंट P1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे केस में डायपोल मोमेंट P2 और लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। P1/P2 का रेशो हाफ, E1/E2 का रेशो 1/3। तो डायपोल पर लगने वाले मैक्सिमम टॉर्क का रेशो क्या होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना लगता है, P sin थीटा। फिर हमको पता है कि जब थीटा 90 हो तो sin थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो डायपोल पर लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, P। तो बस फर्स्ट केस में डायपोल पर लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, P1 E1, और सेकेंड केस में डायपोल पर लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क P2 E2। तो फर्स्ट और सेकेंड केस में
लगने वाले मैक्सिमम टॉर्क का रेशो P1 बाई P2 इंटू E1 बाई E2, तो P1 बाई P2 का रेशो तो 1/2, E1 बाई E2 का रेशो 1/3, तो सॉल्व करेंगे तो रेशो 1/6। तो सेकेंड आंसर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।